आपने डायनासोर्स और धरती से उनके खात्मे के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी। इन कहानियों पर सच्चाई की मुहर लगाना तो मुश्किल है, मगर इंसान उस महाप्रलय के बाद धरती पर जीवन की दोबारा उत्पत्ति के विषय को लेकर हमेशा से उत्सुक रहा है। इसके बारे में कई वैज्ञानिक शोध हुए हैं और अलग अलग अवधारणाएं निकल कर सामने आई है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायनासोर्स के बाद धरती की ज्योग्राफी और क्लाइमेट में क्या बदलाव हुए, कैसे नई बायोडायवर्सिटी इवॉल्व हुई, कैसे मैमल्स की उत्पत्ति हुई और कैसे उनका विकास हुआ। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। एंड ऑफ डायनासोर्स। माना जाता है कि आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर बड़े भयानक और विशालकाय जीव रहा करते थे। डायनासोर्स नाम की इस प्रजाति में उड़ने वाले जीवों से लेकर आग उगलने वाले जीव भी शामिल थे। मगर वैज्ञानिकों के मुताबिक एक दिन अचानक 180 किलोमीटर डायमीटर का एक एस्टेरॉइड इस धरती से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे निकली एनर्जी हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 10 अरब गुना ज्यादा थी। आप समझ सकते हैं इस टक्कर ने धरती का क्या हाल किया होगा। ये एस्टेरॉइड धरती पर जिस जगह टकराया उसे आज साउथ ईस्ट मेक्सिको का यूकेटन पेनिनसुला कहा जाता है। इस टकराव से बहुत दूर तक आग का गोला फैल गया था। समंदर में भयानक लहरें उठने लगी थी, जिससे आधी से ज्यादा दुनिया में तबाही मच गई थी। ये हादसा किसी कयामत से कम नहीं था। इस भयानक विस्फोट से तब एटमॉस्फेयर में भी आग लग गई थी। इस टक्कर की वजह से धूल, धुएं और गर्म गैसेस का गुब्बार आसमान पर छा गया और कई महीनों तक सूरज की रोशनी धरती की सतह तक पहुंच ही नहीं पाई, जिससे सनलाइट पर निर्भर पौधे और जीव जंतु मर गए। यानी लगभग सभी कुछ समाप्त हो गया था। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच सका था। यानी धरती से डायनासोर के साथ साथ जीवों की 75% से ज्यादा स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। धरती से पौधों और जीव जंतुओं के विलुप्त होने की इस घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इस महाभयानक हादसे के साथ ही मेसोजोइक एरा खत्म हो गया। बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। मगर जिंदगी रुकती कहाँ है। हर अंत एक नई शुरुआत का सिंबल होता है। यही से सेनोजोइक एरा की शुरुआत हुई। धरती की ज्योग्राफी, क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी इस दौरान लगातार बदल रही थी। सेनोजोइक एरा 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोजीन, नियोजीन और एंथ्रोपोजीन। इन सब में सबसे बड़ा पीरियड पैलियोजीन ही है। ये पीरियड महाप्रलय के बाद से करीब 4 करोड़ 30 लाख सालों तक चला। इस पीरियड को भी फर्दर 3 एपेक में बांटा गया है, पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। शुरुआती 1 करोड़ साल के टाइम इंटरवल को पैलियोसीन एपेक कहा जाता है। पैलियोसीन एपेक। इस दौरान इस महाप्रलय से मची तबाही और सामूहिक विनाश से धरती खुद को रिकवर करती रही। उस समय की ज्योग्राफी आज के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। उस समय के धरती के मैप को हम देखें तो आज के समय के कॉन्टिनेंट्स को तो आसानी से पहचान जाएंगे, मगर उनकी पोजीशन आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, गोंडवाना और लॉरेशिया। गोंडवाना में उस समय साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से आते थे और लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के हिस्से आते थे। ट्रॉपिकल महासागर की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका धीरे धीरे अलग होने लगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी गोंडवाना से अलग होकर एशिया के नीचे पहुंचने लगा था। अफ्रीका और यूरोप एशिया के बीच में उस समय एक सागर था जिसका नाम था टेथिस ओशन। मगर धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से जिस तरह दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह बदल रहे थे और एक दूसरे के करीब आ रहे थे, उनके बीच टकराव की संभावना बढ़ती जा रही थी और टेथिस ओशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। डायनासोर्स के साथ साथ जीवों की बहुत सी स्पीशीज के खत्म होने से बायोडायवर्सिटी को भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई जरूरी थी। ऐसे वक्त में मोर्चा संभाला धरती के नए मास्टर्स ने, यानी मैमल्स ने। इस समय छोटे मैमल्स अपने अस्तित्व को मजबूती दे रहे थे। उस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में घने जंगल हुआ करते थे, जहाँ इन छोटे मैमल्स के लिए भरपूर मात्रा में खाने के लिए फल और सब्जियाँ थी। भरपूर खाना, ढेर सारी जगह और शिकारियों का कोई डर नहीं। ऐसी मस्ती भरी जिंदगी जीते हुए इन मैमल्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी और इनकी साइज भी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे ज्यादा विशाल और ताकतवर बनने लगे। इन मैमल्स में एक नाम आता है मियासिड्स का। मियासिड्स को आज के वेल डेवलप्ड एपिक्स प्रेडेटर्स का पूर्वज माना जाता है। ऐसी समय आर्कियोसीड्स नाम के एक और मैमल का विकास हो रहा था। ये आज के समय की वेल्स के पूर्वज माने जाते हैं। खैर उस समय ये पानी में नहीं
बल्कि धरती पर रहते थे और 4 पैरों पर चलते थे। ये थोड़े थोड़े आज के समय के हिप्पो की तरह थे, मगर धीरे धीरे इन्होंने पानी की ओर रुख किया और इनकी बॉडी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पानी में रहने के हिसाब से बदलाव भी शुरू हो गए। इयोसीन एपिक। इसके बाद शुरू हुआ इयोसीन एपिक, जो 5 करोड़ 60 लाख साल पहले से शुरू होकर करीब 3 करोड़ 40 लाख साल पहले तक चला। यानी इस एपिक की ड्यूरेशन रही करीब 2 करोड़ 20 लाख साल। इस समय में सारे कॉन्टिनेंट्स आज की अपनी शेप में लगभग आ चुके थे। वो समय भी आ गया था जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा एशिया से टकरा गया। इस टकराव की वजह से टेथिस ओशन की जगह विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। इस दौर की कुछ स्पीशीज ऐसे रूप में आ चुकी थी जैसे हम उन्हें आज जानते हैं, मगर कुछ ऐसी भी थी जिन्हें इवॉल्व होना अभी बाकी था। इसी का एक एग्जाम्पल है एंड्रियोसार्कस, जो उस समय के सबसे बड़े मैमल प्रेडेटर्स थे। इनकी खोपड़ी की लेंथ थी करीब 84 सेंटीमीटर, जो आज के समय के भालू की खोपड़ी से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ी थी। और जाहिर सी बात है, इनका बाइट फोर्स भी कमाल का था। इनके जीवाश्म से मिले स्केलेटन को रिकंस्ट्रक्ट करने पर पता चला कि इनकी साइज करीब 4 मीटर तक होती थी और वजन करीब 900 किलो। खैर, इसके जीवाश्मों से वैज्ञानिकों को इसके शरीर के काम करने के तरीके के बारे में कुछ खास जानकारी तो हाथ नहीं लगी, मगर ये पता जरूर चला कि ये जानवर ओमनिवोरस थे, यानी ये कुछ भी खाने में परहेज नहीं करते थे। ओलिगोसीन एपिक। इस एपिक की शुरुआत 3 करोड़ 39 लाख साल पहले से शुरू होकर करीब 2 करोड़ 30 लाख साल पहले तक रही, यानी ये करीब 1 करोड़ 10 लाख सालों तक चला। इस समय में धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, बड़े और घने जंगल धीरे धीरे कम होने लगे और घास के मैदानों ने चारों तरफ अपना फैलाव कर लिया। यही वो वक्त था जब अंटार्कटिका धरती के सबसे बड़े बर्फीले रेगिस्तान में तब्दील होने लगा। इस समय में एल्प्स जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इसी दौरान करीब 2 करोड़ 80 लाख साल पहले ला गारिता नाम का एक वोल्केनो फूटा था। ये उस समय आज के कोलोराडो में फूटा था। ये वोल्केनो इतना भयानक था कि इसने करीब 30,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में आने वाली हर चीज को अपने लावा की चपेट में लेकर तबाह कर दिया। मगर जिंदगी रुकती कहाँ है। राख की कोख से एक बार फिर जिंदगी ने जन्म लिया और धरती को हरियाली से रोशन कर दिया। इस समय धरती पर ऐसे ऐसे जानवरों ने अपना अधिकार कर दिया था जो साइज के मामले में किसी डायनासोर से कम नहीं थे। पैरासिटेरियम एक ऐसा जानवर था जिसकी हाइट करीब 4.8 मीटर तक पहुंच जाती थी। आज के समय के अफ्रीका के सबसे बड़े हाथी भी इतने बड़े नहीं होते और ये हाइट्स तो केवल कंधों तक की है। अगर इसमें गर्दन और मिला दी जाए तो टोटल हाइट हो जाती है करीब 7 मीटर्स। 18,000 किलो के ये जानवर आज तक धरती पर हुए सबसे बड़े मैमल्स थे। मगर अफसोस कि ओलिगोसीन एपिक के खत्म होते होते जानवरों की ये प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। ये जानवर शाकाहारी थे और साइज के हिसाब से इनकी खुराक भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे में हाथी के पूर्वजों जैसे दूसरे शाकाहारी जीवों से इनका टकराव लाजमी था। इसके अलावा इस दौरान कई सारे मांसाहारी प्रेडेटर्स भी इवॉल्व हो रहे थे, जिनमें हाइनास के पूर्वज भी शामिल है। ऐसे में पैरासिटेरियम को इनसे भी बराबर खतरा बना रहता था। नियोजीन पीरियड। इसके बाद शुरू होता है नियोजीन पीरियड। ये पीरियड लगभग 2 करोड़ 30 लाख साल पहले से शुरू होकर 25 लाख 80 हजार साल पहले खत्म हुआ। इस पीरियड के दौरान धरती लगभग अपने आज के शेप में आ चुकी थी और जानवरों की ज्यादातर प्रजातियां इवॉल्व हो चुकी थी। ऐसे में समंदर में एक विशालकाय शार्क अपनी हुकूमत चला रही थी। इसका नाम था मेगालोडॉन। ये जायंट शार्क करीब 15 मीटर लंबी हुआ करती थी और इसका वजन होता था करीब 30,000 किलो। धरती पर भी गोम्फोथेरियम नाम के जानवरों का उदय हो चुका था। हाथी के ये पूर्वज 4 हाथी दांतों के मालिक हुआ करते थे। एंथ्रोपोजीन पीरियड। इसके बाद शुरू हुआ एंथ्रोपोजीन पीरियड। ये करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और अब भी चल रहा है। ये पीरियड खास तौर पर होमो सेपियंस के एवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। इस समय उदय हुआ था जाइगैंटोपीथियस नाम की बंदरों की प्रजाति का, जिन्हें इंसानों का सबसे पहला पूर्वज माना जाता है। ये करीब 4 से 5 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन होता था करीब 500 किलोग्राम। ये क्रिएचर्स एशिया में पाए जाते थे और कुछ आज के ओरांगुटान्स की तरह दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि ये जानवर पहाड़ी इलाकों में गुफाओं में रहते थे और बैम्बू यानी बांस खाया करते थे। इनके जीवाश्म से ये जानकारी मिली है कि घास फूस के अलावा इन्हें मांस खाने से भी कोई एतराज नहीं था। इनका कंकाल बहुत हद तक गोरिल्ला से मिलता जुलता था। इसका मतलब ये चलने फिरने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे।
खैर, बंदरों की दूसरी प्रजातियों से इवॉल्व हुए ह्यूमंस की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और पूरी धरती पर फैल रही थी। ऐसे में जाइगैंटोपीथियस का ह्यूमन ट्राइब से टकराव स्वाभाविक था। इसी टकराव ने इस प्रजाति का समूल नाश कर दिया। इन ह्यूमन ट्राइब्स के पास पत्थरों से बने नुकीले हथियार और तीर थे। ऐसे में इनसे टकराना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ जाइगैंटोपीथियस ही नहीं, इंसानों ने धरती पर से जानवरों की ऐसी कई सारी प्रजातियों का विनाश कर दिया था। धीरे धीरे इंसानों का एवोल्यूशन होता रहा और फिर शुरू हुआ सिविलाइजेशन का दौर। इंसान धरती के लगभग सारे हिस्सों पर फैल गए और पूरी तरह से धरती के टॉप डोमिनेटिंग क्रिएचर्स बन गए। सिविलाइजेशन ने जहां इंसानों को एक कंफर्टेबल लाइफ दी है, वहीं धरती के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे अंधाधुंध तरीके से किया कि आज क्लाइमेट चेंज की वजह से दूसरी स्पीशीज के साथ साथ इंसान का अपना अस्तित्व घोर संकट में फंस गया है। प्रदूषण की भयावह तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। अगर विकास का ये दौर इसी तरह जारी रहा तो एक और महाप्रलय की संभावना को हकीकत होते ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि डायनासोर्स के बाद धरती के क्लाइमेट, ज्योग्राफी और बायोडायवर्सिटी में हुए बदलावों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।